अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने लगे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने ये बात की है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कुछ खसूसियात होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जब यूज़र्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना अपना रेलिवेंट डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया है? तो इन क्वालिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और एक है इन्हांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल का मतलब है ये तो हर सूरत होनी चाहिए, इसके बगैर तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नामुकम्मल हैं, या आप ये कह सकें कि वो यूज़लेस हैं। जिस तरह मैं कहूँ कि चाय बनाओ, तो चाय के अंदर आपको हर सूरत पता है कि पत्ती भी डलेगी और दूध भी डलेगा, ऐसा ही है ना। इसके बगैर क्या चाय मुकम्मल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये फंडामेंटल है। इन्हांसिंग का मतलब ये है कि अगर आप बीच में थोड़ा सा जो है वो इलायची डाल दें, सौंफ डाल दें और ऊपर हल्की सी मलाई डाल दें, तो क्या कहने, सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए। अब समझ में आ गई बात की? अच्छा जी, तो फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स आपने एक तो इनका अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ज़हन में बिठा लेनी है। मैं आपको आसान तरीक़ों से एक्सप्लेन करूँगा। तो कहता है कि दो तो हर सूरत में होनी चाहिए, एक रेलिवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब मैं डिटेल में बताऊंगा। और चार अगर हो जाए तो सुभान अल्लाह हो जाए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर वेरीफाइबिलिटी की खसूसियत होनी चाहिए, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब बारी बारी पढ़ते हैं कि इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले वो ये बात करता है कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब क्या है? रेलिवेंस की डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि उस इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंट कहेंगे कि अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है, अगर उसके अंदर ये खसूसियत है कि उसको पढ़ने के बाद जो यूज़र है उसका डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको देना है कर्जा, आप कर रहे हैं बिजनेस, मैं कहता हूँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं तो मैं देखता हूँ क्या आपके प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखना है कि क्या आप मुझे इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर मैं देखूँगा क्या आपके एसेट्स इतने हैं कि जो मैं कर्जा दूँ तो आप जब वापस करेंगे तो आपके पास कुछ एसेट्स हैं कि उनको अगर आप लिक्विडेट करते हैं या बैंकरप्ट होते हैं या दिवालिया होते हैं तो उन एसेट्स को बेच के मेरा कर्जा वापस कर सकें। ऐसा ही है, मैं आपकी लाइबिलिटीज़ भी देखूंगा कि ऑलरेडी आपने कितने कितने से कितना कितना कर्जा लिया हुआ। इसका मतलब है कि मैं अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसमें से निकालूंगा ताकि ये मैं डिसीजन ले सकूं कि आपको मैं कर्जा दूं कि ना दूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो रेलिवेंस का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है अगर यूज़र जो है उसको देख के अपना डिसीजन ले सकता है। जिस तरह आप कहते हैं कि यार आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल करूँगा, आप मुझे ज़रा दिखाएं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं उसमें प्रॉफिट ही नहीं लिखा हुआ, मैं कहूँगा यार तू पागल आदमी है, प्रॉफिट तूने लिखा ही नहीं हुआ। मैं अब तेरे बिजनेस में डिसीजन कैसे ले सकता हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ? आप कहते नहीं देखें जी एसेट्स कितने हैं। जिससे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनी आती है और कहती है जी आप हमसे इंश्योरेंस लें और आप 20 साल के बाद आपको हम, अगर आप 20 साल में 10 लाख देते हैं तो हम आपको 20 साल के बाद 5 करोड़ वापस करेंगे। ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो हम आपको इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप कहते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं तो वो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, एसेट्स भी अच्छे हैं। आप उनको कहते हैं कि यार ऐसा है कि अभी तक जितने जितने क्लेम्स आपने पे किए हैं वो दिखाएं, कितने कितने लोगों को आपने पे कर दिया। वो कहते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे चल पुत्र निकल शाबाह, जो क्लेम्स असल इंफॉर्मेशन है जो कि रेलिवेंट है मेरे डिसीजन से कि मैं आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लूं या ना लूं, वो आपने लिखी हुई नहीं, तो मैं कैसे आपको जो है वो प्रोडक्ट आपकी ख़रीद लूं इंश्योरेंस की। बात समझ रहे हैं ना? तो रेलिवेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको देखने के बाद आपका यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर पाए। और कहता है कि उस इंफॉर्मेशन को भी हम रेलिवेंट कहेंगे कि अगर उसके अंदर बहुत हो कन्फर्मेटरी वैल्यू और प्रेडिक्टिव वैल्यू। कन्फर्मेटरी वैल्यू का मतलब है आप किसी चीज़ को कन्फर्म कर सकें माजी के साथ। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार ऐसा है कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस 5,000 के होने चाहिए अगले साल के,
मैं इस साल के मैं ये यानी कि डिटरमिन कर रहा हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए और मेरे वाकई एक्सपेंसेस जो हैं वो इसके करीब करीब हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ कंफर्म कर रही है किस चीज़ को, मैंने जो बजट किया था, मैंने जो एस्टीमेट किया था। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है कि मैं फ्यूचर को भी एस्टीमेट कर सकूं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो क्या मैं फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि हो सकता है कि मैं एक कंपनी और ख़रीद लूं अगर प्रॉफिट्स मेरे अच्छे जा रहे हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे से रेलिवेंट होगी कि नहीं होगी? तो ये मतलब है किस चीज़ का, रेलिवेंस का। अच्छा, आगे वो कहता है कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब 3 चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। कंप्लीट होने का क्या मतलब? कंप्लीट का मतलब है कि उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपने मिस या ओमिट नहीं करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप बिजनेस का रिजल्ट्स जो हैं वो बनाते हैं कितने अरसे का, 12 महीने का, ऐसे ही है ना, 12 मंथ्स का। और आपने अपना बिजनेस जो भी है, आपकी दुकान है या आपका शोरूम है या आपका स्टोर है, आपने रेंट के ऊपर लिया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, एफएस से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें सिर्फ 11 महीने का रेंट शो किया हुआ है, 12वें महीने का रेंट शो ही नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रही है? न्यूट्रल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन बायस नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरा कैश पड़ा हुआ है 500 और मेरा ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब जो लाइबिलिटी है वो है 350 की। अच्छा जी, अब ये मुझे आपको दिखाना चाहिए यार कैश मेरे पास 500 पड़ा हुआ है और मैंने जो बैंक को पे करना है वो 350 पे करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं बैलेंस शीट में ये सेपरेट शो नहीं करता, बल्कि मैं नेट कैश लिख देता हूँ 150 का। देखे ना, इस कैश में से 350 तो पे हो जाना है बैंक को और पीछे 150 बचेगा। इसका मतलब है कि मैंने इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लाइबिलिटी हाइड कर ली है। ऐसा ही है, मैंने मैनिपुलेट कर लिया ताकि आपको नज़र ही ना आए कि मेरी लाइबिलिटी चल रही है बैंक की तरफ, मैंने बस नेट कैश लिख दिया। तो मेरी इंफॉर्मेशन बायस्ड है, मैं आपको अपनी लाइबिलिटी ही शो नहीं करवा रहा। तो इंफॉर्मेशन जो भी हो वो न्यूट्रल होनी चाहिए। अच्छा जी, फ्री फ्रॉम एरर कहता है कि उसमें एरर भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि एरर नहीं होना चाहिए। एरर से मुराद कोई मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए कि जिससे यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, इफेक्ट हो जाए। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें बेची हैं $1000 की, आपने उसको 10,000 लिख दिया, तो ये कितना बड़ा एरर है। ऐसे ही है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाक होनी चाहिए किससे, एरर से भी। ओके, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो कि इन्हांसिंग है, इन्हांसिंग से मुराद है हो जाए तो क्या बात है, वो है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस काबिल हों कि वो कंपेयर हो सकें। किसके साथ कंपेयर हो सकें? आपके माजी के साथ और आपके कंपेटिटर के साथ। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं कि यार FA1 में मैंने 88 स्कोर किया, FA2 में मैंने 90 स्कोर किया। क्या आप अपने माजी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस काबिल है कि माजी के साथ कंपैरिजन हो सके? जी बिल्कुल है, हो सकता है। अच्छा, कंपेटिटर के साथ भी कंपैरिजन होना चाहिए। जिस तरह आप कहते हैं कि यार मैंने FA1 में 88 स्कोर किया, मेरी ही क्लास का जो दूसरा बच्चा है उसने FA1 में 86 स्कोर किया। अब समझ में आ रही है? तो इसी तरह आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल हो। कंपेरेबल से मुराद है कि आप कहते हैं कि यार मेरा प्रॉफिट इस साल का 2026 का 8,000 है, तो 2025 का कितना था? 6,000 था। तो आपने अपने साथ ही उसका कंपैरिजन कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल कर लिया। आप कहते हैं कि 2026 में मेरा प्रॉफिट 8,000 है और मेरा जो कंपेटिटर है उसका प्रॉफिट 7,500 है। इसका मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ना सिर्फ आपके अपने साथ माजी के साथ कंपेयर हो सकती है, बल्कि आपके
कंपैटिटर के साथ भी कंपेयर हो सकती है, बशर्ते ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि उसमें आपने ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, पंगे नहीं करने। वो पंगे क्या हैं वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बात समझ रहे ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी से मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन इस काबिल हो कि वो वेरीफाई हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने $1000 की सेल्स लिखी हुई है। अच्छा जी, आपने क्या लिखी हुई है? सेल्स लिखी हुई है। अब क्या मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आपने $1000 की वाकई सेल्स की है या नहीं की? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ से करूँ? मैं आपको कहूँगा यार गुड्स डिस्पैच नोट दिखा दो, सेल इनवाइस जो कस्टमर को इशू की है वो दिखा दो, कस्टमर ने जो पेमेंट की है उसके अगेंस्ट जो रेमिटेंस एडवाइस कस्टमर ने आपको दी है वो दिखा दो, कस्टमर ने अगर पेमेंट बैंक में की है तो ज़रा मुझे बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखा दो। इसका मतलब है कि मैं इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकूं ताकि क्रिएटिव अकाउंटिंग ना हो, फेक अकाउंटिंग ना हो, आप फ्रॉड ना लगाएं लोगों के साथ, इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल हो। एक और एग्जांपल ज़रा वेरिफिकेशन की देखें। आपने बैलेंस शीट के करंट एसेट में लिखा हुआ है कि यार मेरे पास कैश पड़ा हुआ है $500 का। अच्छा जी, अब मैं गया आपके पास और मैंने कहा ज़रा जनाब हज़रत साहब कैश काउंटर खोले ना, देखें कितने पैसे हैं। आपने कहा गिन लो। मैंने गिने तो $500 हैं। इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड होनी चाहिए या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पब्लिश करें कि जिनको हम वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करने से मुराद या उसका एविडेंस जो है वो हमें मिल जाए। अच्छा जी, फिर कहता है कि इंफॉर्मेशन की टाइमलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमलीनेस से मुराद क्या? टाइमलीनेस क्या है कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप टू डेट हो, वो इन टाइम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि यार मैंने बिज़नेस के लिए होंडा सिटी ख़रीदनी है, कितने की आ जाएगी? आप कहेंगे यार मैंने ली थी तो तकरीबन उस टाइम 26 लाख की आई थी। मैं कह रहा हूँ कि कब ख़रीदी थी? यार यही कोई 10-12 साल पहले। मैं कहूँगा पागल है तू पागल है, मुझे अब की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर तूने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले ख़रीदी है तो वो बता। इसी तरह बिजनेस के अंदर किसी किस्म का भी डिसीजन लेना हो तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो और अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो, टाइमली हो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने कैशियर से पूछा कि यार कैश ट्रांजैक्शन करनी है, हमने कैश के ऊपर ख़रीदनी है चीज़ें, तो मुझे बताओ कैश का बैलेंस क्या है? वो कहता है सर 2 हफ्ते पहले तो 5000 पड़ा हुआ था। मैं कहूँगा यार मुझे आज सुबह का कैश का बैलेंस बता। और वो चेक करके कहता है कि सर अब तो 50 रुपये पड़े हुए हैं। तो मैं उसको चपेट लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए, इन टाइम होनी चाहिए ताकि डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। जितनी इंफॉर्मेशन पुरानी होगी उतनी ही लेस यूज़फुल होगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी होंडा सिटी की और कैश बैलेंस की। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, आगे वो कहता है कि इंफॉर्मेशन इस काबिल हो कि वो समझी जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी से मुराद क्या? देखिए, मैं अगर ठोस उर्दू में बात करूं और मैं कहूं कि आपकी तबीयत में मुझे कुछ खलल लग रहा है, रवानी नहीं है, इसका मतलब है आपको कोई समझ नहीं आएगी बात। ऐसा ही है ना, हत्ता कि आप उर्दू बोल सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप कुछ ढीले ढीले लग रहे हैं, इसका मतलब अब आपको समझ में आ रही है। तो जो इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखें, कोशिश करें कि वो उन लोगों को समझ आए कि जिनके पास नॉलेज है बिजनेस का या अकाउंटिंग का। उसमें कोशिश करें कि ऐसे जॉर्गन्स ना लिखें या ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल ना लिखें कि जो इवन के नॉर्मल बंदा जिसको बिजनेस और अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको समझ ही ना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सेल्स और इनकम तो हमें समझ में आता है, लेकिन आपने इसकी जगह वर्ड लिख दिया है टर्नओवर का। अब टर्नओवर भी सेल्स की जगह यूज़ हो सकता है, ऐसे ही। लेकिन ये वो जॉर्गन है या ये वो वर्ड है कि जो कॉम्प्लिकेटेड है और मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आएगा कि टर्नओवर से मुराद क्या है। मैं कहता हूँ कि मेरा टर्नओवर है $5000। आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है? मैं कहता हूँ कि मेरी सेल्स 5000। आप कहेंगे हाँ अब समझ आई, ये लाओ मेरे पास। बात समझ रहे हैं ना? तो ये खसूसियात होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ताकि वो समझी जा सकें, उनको देख के यूज़र अपना रेलिवेंट डिसीजन ले सके। मेक सेंस? आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कभी कभार वो MCQs में सिर्फ ये पूछ लेता है कि कौन सी जो है वो इन्हांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो मैंने आपको समझा भी दिया, दूसरा इसका नाम आपने याद करने हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इस चैप्टर नंबर 2 के। स्टे विथ मी। थैंक यू।